बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में चली और मैराथन बैठक थी। लगातार कल भी ये बैठक हुई थी और आज भी बैठक चलती रही और उसमें ये कहा गया कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर चर्चा हुई है और वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तो प्रश्न यही कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे? क्या श्री राम की नगरी अयोध्या से योगी का नया राजनीतिक सफर शुरू होगा? क्या योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने के लिए यहां से हामी भरेंगे या मथुरा जाएंगे? इन विभिन्न प्रश्नों के उत्तर कल या परसों मिलेंगे जब बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होगी। लेकिन इस बात के पक्के संकेत मिल चुके हैं कि योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से चुनाव लड़ना तय। तैयारी पूरी हो चुकी है, बस इस बात का ऐलान होना बाकी है। जो राम का द्रोही होगा वह आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता, कभी नहीं। राम श्री राम। श्री राम के दरबार में दंडवत होते योगी। हमने कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को राजनीति से नहीं जोड़ा। राम हमारे लिए राजनीति के प्रश्न नहीं है। राम भारत की आस्था है और राम के बगैर भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। श्री राम की नगरी में विकास का शंखनाद करते योगी। अयोध्या को भव्यता की ऊंचाइयों पर ले जाते योगी। राम मंदिर निर्माण को साकार करते योगी। अयोध्या और योगी जैसे तीर्थ और भक्त की जोड़ी। योगी सरकार तो लखनऊ से चलाते रहे, लेकिन भक्ति की शक्ति उन्हें अयोध्या से ही मिलती रही। लखनऊ से अयोध्या आने जाने का सिलसिला चलता रहा। अयोध्या कूच का कारवां आगे बढ़ता रहा और अब तो खबर ये है कि योगी ने अयोध्या को अपना दूसरा राजनीतिक कर्मस्थली बनाने का फैसला कर लिया है। पूरी तैयारी हो चुकी है अयोध्या से चुनाव लड़ने की, बस ऐलान बाकी है। इसका कारण यही है कि राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी प्रगति के साथ अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात बीजेपी सरकार 5 साल में कर रही है। मंदिर ही नहीं, सड़कों से लेकर के शहर का सौंदर्यीकरण हो, भव्य दीपोत्सव हो और यहां तक इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं यूपी की एक तस्वीर अयोध्या से बनती हुई पिछले 5 सालों में नजर आई है। और यही कारण है कि अयोध्या का चुनाव करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गढ़ को बनाने की कोशिश करेंगे जो लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा है। लेकिन इसका सियासी मायना यह भी है क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में जिस तरीके से बीजेपी को लगातार चुनौती दे रही है, लेकिन अवध और अयोध्या के इस इलाके से अगर खुद मुख्यमंत्री आते हैं तो इसका पूरा का पूरा फायदा बीजेपी पार्टी को मिलेगा। अगर कल ऐलान हो जाता है तो यूपी और बीजेपी के इतिहास में अयोध्या का नया अध्याय खुल जाएगा। कल तक योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से जो रिश्ता था, वो रिश्ता अब अयोध्या के नाम हो जाएगा। योगी और अयोध्या का संबंध शुरू से कुछ ऐसा रहा है कि अक्सर ये सवाल उठता था कि आदित्यनाथ अयोध्या या मथुरा दोनों में कहां से चुनाव लड़ेंगे, और योगी नाना करते भी बहुत कुछ कह जाते थे। हमारे देश में आज कोरोना के लगभग 2.5 लाख केस सामने आए। कोरोना की बहुत तेज रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सबसे बड़ी बैठक भी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में कोरोना के विरुद्ध लड़ाई को धार देने के लिए रणनीति पर चर्चा वो कर रहे हैं। कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं, कुछ नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस पर भी इस बड़ी खबर पर बातचीत हो रही है। कुछ राज्य वैक्सीन की भी मांग कर सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोवैक्सीन की 40 लाख डोज की मांग रख दी, जो 15 से 18 साल के बच्चों के लिए जरूरी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी और 23 दिसंबर को और 9 जनवरी को केंद्र के अधिकारियों और कैबिनेट के सहयोगियों के साथ बैठक कर चुके हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में बीते 24 घंटों में फिर से सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए और इस पर भी चर्चा हो रही है। तो तीसरी लहर के बीच चुनावी रैलियों पर तो रोक लग चुकी है, लेकिन धार्मिक मेलों का आयोजन हो रहा है और ये डर पैदा कर रहा है कि ये आयोजन कहीं सुपर स्प्रेडर न बन जाए। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला चल रहा है तो प्रयागराज में माघ मेले से पहले कोरोना का विस्फोट हो गया। इस मेले में यानी कि माघ मेले में 38 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। ये बात तो आपने भी कई बार सुनी होगी, मगर इस तीर्थ की शुरुआत इस बार ऐसे समय में हुई है जब देश में कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार की चपेट में 24 घंटे में 2,47,000 नए बीमार मिले हैं। इसे तीसरी लहर के चरम की ओर जाने का संकेत माना जा रहा है। हालात कहीं बेकाबू न हो जाएं, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्यों के साथ वर्चुअल बैठक बुलानी पड़ी। इसके बावजूद देश में आस्था से जुड़े 2 ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिनसे कोरोना की सुनामी आने की आशंका जताई जा रही है। इस आशंका के बीच पश्चिम बंगाल में बुधवार से गंगा सागर मेला शुरू हो गया। डॉक्टरों के एक संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कोरोना को देखते हुए मेले पर रोक लगाने की मांग की थी, मगर राज्य सरकार ने कोविड निर्देशों के पालन का भरोसा दिया, जिसके बाद 8 से 16 जनवरी तक गंगा सागर मेले को मंजूरी दी गई। लिहाजा ममता बनर्जी ने मेले का उद्घाटन तो कर दिया, मगर उसके साथ ही साधु संतों से अपील कर डाली कि मेले को छोटा रखें और भीड़ भाड़ न करें। कोविड को रोकने के लिए हमको इसको इम्पोर्टेंस देना ज्यादा जरूरी है। जो लोग मान के चले, जो नहीं मानते हैं, एक आदमी नहीं मानते हैं तो इसी के लिए सबको गलती कहना हमको ठीक नहीं है। अगर हम किसी को कहे कि आप जाओ गंगा सागर में जाके वॉलंटियर का काम करके आओ, कोई नहीं जाएगा, डर में कोई नहीं जाएगा। इतना कोविड बाहर से आ रहा है, और बाहर से जब आते हैं कोई आदमी प्लेन में, ट्रेन में, चाहे गाड़ी में, कितना लोगों को आप आरटीपीसीआर करोगे, कितना लोगों को आप देखोगे। गंगा सागर में तो 20 लाख 30 लाख करीब लोग आते हैं। ये बहुत मुश्किल संभालना है, इसे संभालना बहुत मुश्किल। कुंभ मेला तो रोड का साथ कनेक्टेड है, और गंगा सागर मेला तो जल का साथ कनेक्टेड है। पानी का पानी उछल के जाना पड़ता है, तो इसी के लिए ये बहुत टफ है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मान रही हैं कि पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा मेला आयोजित मुश्किल भरा काम है, खास तौर पर जब पूरे देश में कोरोना सुपर स्पीड में है। देश के मुकाबले बंगाल में हालत कितनी नाजुक है, उस पर नजर डालिए। पूरे देश में 24 घंटे में 2,47,417 मामले सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 46,723 और दिल्ली में 27,561 नए केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर है, जहां 22,155 लोग संक्रमित मिले हैं। डर सबको इस वक्त है वो ये है कि अगर गंगा सागर मेले में कई लाख लोगों की जो भीड़ अगर उमड़ के आती है, तो उससे क्या फिर से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट जैसा हो जाता है वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जैसे उड़ीसा में मकर संक्रांति के ऊपर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह का भीड़ वहां पे अलाउड नहीं है। कोविड को देखते हुए आप लोग मास्क को बराबर लगाए रहिए, थोड़ी दूरी बनाए रखिए। कोरोना की तीसरी लहर के बीच दूसरा बड़ा आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। शुक्रवार को यहां माघ मेला शुरू हो रहा है। घाटों पर भीड़ भाड़ न करने और मास्क पहनने की चेतावनी दी जा रही है, मगर इसका पालन कितना हो रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। ये हाल तब है जब प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत से पहले कोरोना विस्फोट हुआ है। 36 पुलिसकर्मी और 2 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद यूपी सरकार ने ये एडवाइजरी जारी की है। माघ मेला स्नान के लिए सिर्फ स्वस्थ व्यक्ति ही आएं, अधिक आयु वाले और बच्चे न आएं, टीके की दोनों डोज न लेने वाले आयोजन में शामिल न हों। पश्चिम बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, दूसरी लहर में कुंभ और चुनावी रैलियों के बाद दोनों ही राज्यों ने कोरोना का कहर झेला है। ऐसे में ये डर फिर सता रहा है कि ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार के बीच ऐसे आयोजन कोरोना के सुपर स्प्रेडर इवेंट न बन जाएं। कोलकाता में इंद्रजीत कुंडू और लखनऊ में संतोष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, हालांकि अस्पतालों में भर्ती होने वालों की तादाद काफी कम है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि कोरोना के केसेस यहां अपने पीक पर पहुंच रहे हैं और अगले हफ्ते तक दिल्ली में पीक होगा। पिछले 4 दिन से जो एडमिशन्स थे अस्पतालों के अंदर, वो अब लगभग उतने ही एडमिशन रोज हो रहे हैं।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की माने तो रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से फैलता कोरोना अब थोड़ा थमता नजर आ रहा है। उनका इशारा ये भी है कि कोरोना की तीसरी लहर अपनी पीक पर है। इसके लिए वो रोजाना बढ़ते पॉजिटिव केस की बजाय अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को आधार बना रहे हैं कि प्रोपोर्शनेटली हॉस्पिटल एडमिशन नहीं बढ़ रहे। हॉस्पिटल एडमिशन पिछले 4-5 दिन से अब जितने एडमिशन रोज होते हैं लगभग उतने ही हो रहे हैं। भाई जैसे 20,000 केस आए थे और 27,000 आए तो एकदम से एडमिशन बढ़ने थे, एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। या 10,000 में जितने एडमिशन थे उतने ही 27,000 में है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीवियरिटी कम है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जब ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में तीसरी लहर की पीक अगले 1 से 2 दिन में आने वाली है, वहीं 20 अप्रैल 2021 के बाद कल दिल्ली में सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए। 20 अप्रैल 2021 को दूसरी लहर के दौरान जहां दिल्ली में 28,395 नए मामले आए थे, तो वहीं बुधवार को दिल्ली में 27,561 नए केस दर्ज किए गए। मौत का आंकड़ा भी 8 महीने बाद सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं 10 जून 2021 को दिल्ली में जहां 44 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 12 जनवरी 2022 को 40 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हुई। 8 महीने बाद सबसे ज्यादा एक्टिव केस दिल्ली में हैं। बुधवार को जहां 87,445 एक्टिव केस थे, वहीं 8 मई 2021 को दिल्ली में 87,907 एक्टिव केस थे। पाबंदियों की भी जहां तक बात है तो दिल्ली में वो भी चरम पर है। स्कूल, कॉलेज, निजी दफ्तर बंद हैं, रेस्टोरेंट, बार बंद हैं, मगर लॉकडाउन लगाने से दिल्ली सरकार इनकार कर रही है। मेन बीमारी कोरोना नहीं है, मेन बीमारी कुछ ना कुछ गंभीर बीमारी, दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से लोग एडमिट हैं। तो लोग घबराए नहीं, लॉकडाउन नहीं लगेगा? अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आती। पूरे देश में कोरोना के मामलों में जो उछाल आया है वो मंगलवार को हुई रिकॉर्ड टेस्टिंग की वजह से है। मंगलवार को 17,60,000 से भी ज्यादा टेस्ट किए गए। हालांकि आईसीएमआर ने अब नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके मुताबिक सिर्फ 60 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को ही कोविड टेस्ट कराने की जरूरत है। कोरोना मरीज के संपर्क में आने वाले और पुरानी बीमारी से पीड़ित ही टेस्ट कराएं। लक्षण आने पर ही कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले अपना टेस्ट जरूर कराएं। अगर इमरजेंसी में टेस्ट की सुविधा नहीं है तो सर्जरी या महिला की डिलीवरी न रोकी जाए। हालांकि इस बीच दिल्ली, मुंबई में सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री में बेतहाशा इजाफा हुआ है। बीते एक हफ्ते में दोनों शहरों में सेल्फ टेस्ट किट की बिक्री तेजी से बढ़ी है, मगर इसके जरिए किए गए टेस्ट का डेटा सरकार के पास नहीं जा रहा। ये चिंता की बात है। देखिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो सेल्फ टेस्टिंग किट से टेस्ट करते हैं, जो भी पेशेंट है या जो भी इंडिविजुअल है, उनको वो सेल्फ टेस्टिंग किट को रिपोर्ट करना होता है कंपनी को। मतलब जब एक स्ट्रिप पॉजिटिव आ जाती है तो उसकी फोटो लेकर उनको कंपनी को उनके मोबाइल ऐप पर भेजना होता है। कितने लोग इसको भेज रहे हैं ये डिबेटेबल है, डाउटफुल है। हम लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोग जिनकी पॉजिटिव आ रहा है वो उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए वो डेटा रजिस्ट्री में भी नहीं आ रहा। तो इससे एक तो नुकसान मरीज को है कि पॉजिटिव है, उसकी हेल्थ अथॉरिटी उसको फॉलो नहीं कर रही, तो सीडीएमओ ऑफिस से उनको फॉलो करते हैं, फोन करते हैं, उनको हेल्थ वॉलंटियर्स हैं वो उनको देखते हैं। वो नहीं हो रहा है तो उनको अगर 3 दिन बाद सीरियस हो जाए तो उनको मुश्किल हो सकती है और बीमारी बढ़ सकती है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने भी कोविड सेल्फ टेस्टिंग किट्स पर निगरानी और नियंत्रण बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली में पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे देश में कोरोना जहां बीते 11 दिनों में पूरी रफ्तार पकड़ चुका है, वहीं प्रतिबंधों के बाद भी उसे तोड़ने वाले बाज नहीं आ रहे। कहीं आस्था के नाम पर तो कई चुनावी शोर में कोरोना के नियम टूट रहे हैं। प्रशासन सतर्क है, हाथों हाथ कार्रवाई कर रहा है। आगे मकर संक्रांति है और उसकी तैयारियां भी जोरों पर हैं। जोरों पर कोरोना भी है और इस बीच सूरत के पतंग बाजार की ये तस्वीरें होश उड़ा रही हैं। मकर संक्रांति से पहले यहां कोरोना से बेखौफ भीड़ जमकर पतंगों की खरीदारी कर रही है। कोरोना नियमों की अनदेखी और ये मनमानी भारी पड़ सकती है। खास तौर पर मंगलवार को सूरत में कोरोना के 2124 नए मामले सामने आए थे। वहीं पाबंदियों को तोड़ जश्न मनाना बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज को भारी पड़ गया। ऋषिकेश में उनके साथ ही 40 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अपने जन्मदिन पर साक्षी महाराज ने ऋषिकेश में काफी भीड़ इकट्ठा की थी। धर्मशाला में बिना इजाजत कार्यक्रम का आयोजन किया। धारा 144 के साथ ही कोविड नियम तो टूटे ही,
आचार संहिता को भी ताक पर रख दिया गया। उत्तराखंड में चुनाव के ऐलान के बाद से आचार संहिता लागू है। इस बीच साक्षी महाराज न केवल एक धर्मशाला में पहुंचे बल्कि वहां सबके साथ खाना भी खाया। प्रशासन को खबर मिली तो वो तुरंत मौके पर पहुंचा और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसा ही मामला यूपी के श्रावस्ती में भी सामने आया। चुनाव आयोग की पाबंदी के बावजूद पूर्व विधायिका इंद्राणी वर्मा ने जनसभा की और माइक थामकर मंच से चुनावी भाषण भी दे दिया। बहुत कम समय में हम लोग आपके बीच में आए हैं और हमारी भारी संख्या में बहनें खड़ी हैं, बच्चे खड़े हैं, तो सामने बैठे हमारे बुजुर्ग नौजवान भाई और भारी संख्या में लोग खड़े हैं हम लोगों की बातों को सुनने के लिए। और ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आई। पूर्व एमएलए समेत करीब 150 लोगों पर अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया। तो त्योहार हो या चुनावी उत्सव, कोरोना की तेज रफ्तार के बीच इनमें हो रही लापरवाही भारी पड़ सकती है। अहमदाबाद में गोपी घांगर, ऋषिकेश में कृष्ण गोविंद कंसवाल और श्रावस्ती में पंकज वर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।